नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई कहानी सामने वाला घर। स्वरा, मैंने चाय मांगी थी यार, काढ़ा नहीं। रसोई की खिड़की से बाहर झांकती स्वरा अखिल की आवाज सुनते ही चौंकी। गैस पर रखी चाय खौल खौल कर आधी हो गई थी और अखिल उसे देख मन मन मुस्कुरा रहे थे। यह देख वह जल्दी से गैस बंद करने दौड़ी। फिर उसे देख झुंझलाकर बोली, ताना मार सकते हो पर गैस नहीं बंद कर सकते। हंसते हुए अखिल बोले, तुम खिड़की से बाहर इतने ध्यान से क्या देख रही थी? स्वरा ने अखिल का हाथ पकड़कर खींचा और खिड़की से सामने वाले घर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो, सामने वाला घर। अरे वह नीले गेट वाला जिसके पास वह आम का पेड़ लगा है। हाँ हाँ, समझ गया। क्या खास है उस घर में? पिछले 4-5 दिनों से उस घर में काफी चहल पहल है। मुझे लग रहा है उस घर में कोई आने वाला है। कल 2-3 लोग नजर भी आए थे। थोड़ी गहमा गहमी दिखी, फिर सन्नाटा छा गया। आज वहां कोई है या नहीं, बस इसी की टोह ले रही थी। ये लो, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिसको आना होगा आएगा। तुम अपना घर देखो यार, दूसरों की टोह लेना अच्छी बात है क्या? और इधर देखो, चाय का काढ़ा बना सो अलग। अखिल ने एक बार फिर चुटकी ली तो स्वरा बोली, तुम्हें नहीं पता अखिल, अगल बगल वालों की टोह लेने में क्या मजा है। अगल बगल के लोगों की टोह लेने वाला जमाना गया। अब कोई आए जाए किसे परवाह है। अरे कोई भला यह ही जान ले कि बगल में रहता कौन है, पड़ोसियों के नाम क्या है। यह पता हो तो बड़ी बात जानो। मेरा तो मानना है कि आजकल लोग खुद भी नहीं चाहते कि उनकी निजता में कोई अतिक्रमण करे। अब तो घरों में लोग यूं घुसे रहते हैं जैसे कछुआ अपने खोल में घुसा रहता है। सच कहते हो। अब देखो, 6 महीने होने को आए लेकिन यहाँ हमसे मिलने औपचारिकता वश भी कोई नहीं आया। पहले का समय याद करके कसक उठती है। 3-4 दिन की बुकिंग रहती थी। किसी के घर से चाय नाश्ता आ रहा है तो कहीं से खाना। यहाँ तो पहले ही दिन रसोई जमाई, तब काम चला। कौन पूछने वाला है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो हम हैं, चिंता मत कीजिए। भावनाओं भरे मन को छूते शब्द तो लगभग गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि हारी परेशानी में भी कोई नहीं खड़ा होता। मतलब यह कि दूसरों के घर कौन सी खिचड़ी पक रही है, यह जानने की किसी को उत्सुकता ही नहीं होती। अब ऐसा भी मत बोलो। अपने घर की खिचड़ी की महक आज भी खिड़की के रास्ते पड़ोसी के घर पहुंच ही जाती है। वह अलग बात है कि पहले सीधे दरवाजे से जाकर खिचड़ी को पकते देखते और सूंघते थे। आज अपने घर की खिड़की से झांककर अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी और कैसी खिचड़ी पक रही है। कहते हुए अखिल ने उसे तिरछी नजर से देखा तो वह बनावटी गुस्से के साथ कमर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा जी, तो यह ताना मुझ पर मारा जा रहा है? अरे ताना नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि पहले की तरह लोग आज भी संवेदनशील हैं। तुम खुद को ही देख लो, सामने वाले घर की खबर रखे हुए हो। तुम्हारी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो दूसरों की खोज खबर रखते हैं। मैं तो तुम्हारे संवेदनशील मन की तारीफ ही कर रहा हूं। बस अब ज्यादा बातें मत बनाओ, कम्मो नहीं आ रही है, थोड़ा मदद कराओ। कहते हुए स्वरा कप निकालने लगी। चाय लेकर वह बैठक में आई पर उसका ध्यान अस्त व्यस्त घर की ओर लगा रहा। फटाफट चाय खत्म करके वह सफाई में जुट गई और अखिल अखबार तानकर आराम से बैठ गए। पर ज्यादा देर बैठे नहीं रह पाए क्योंकि रह रहकर स्वरा की बड़बड़ाहट कानों में पड़ती रही। इस कम्मो को भी अभी ही छुट्टी जाना था। कम वक्त गई भी है तो पूरे 15 दिनों के लिए। कोई और मिल जाए तो उसे ही रख लूं। ये 15 दिन कैसे निकलेंगे? बाबा रे बाबा। आज संडे की आधी तफरी गई कम्मो तेरे खाते में। धीमे से कहते हुए अखिल उठ गए और स्वरा के पास आकर बोले, हाँ भाई बताओ,
क्या मदद करूं तुम्हारी? बस इतनी कि मेरे साफ किए घर को रात तक ऐसे ही रखना। अरे, ऐसे क्यों बोल रही हो? देख रहा हूं जब से स्वप्निल बेंगलोर गया है उसके हिस्से की फटकार भी मुझे ही पड़ने लगी है। अखिल हमेशा ही ऐसा करते हैं। वह स्वप्निल की कोई बात छेड़कर स्वरा का ध्यान विषय से हटा देते हैं। आज भी वही हुआ। स्वरा अपने बेटे का नाम सुनकर बोली, अरे सुनो, मैं तो भूल ही गई थी। स्वप्निल ने टिकट करवाने को बोला था। इस बार उसका फ्लाइट टिकट करवा दो, पूरे 2 दिन और रह लेगा। स्वरा का ध्यान स्वप्निल पर टिका तो अखिल को यही सही लगा। अभी देखता हूँ कौन सी फ्लाइट सही रहेगी, कहते हुए उन्होंने झट से लैपटॉप उठा लिया। स्वरा स्वप्निल के आने के दिन जोड़ने लगी। अभी 1 महीना पहले ही 10-12 दिन की छुट्टी पर आया था, पर ऐसा लग रहा है मानो उससे मिले अरसा बीत गया हो। स्वरा और अखिल का बेटा स्वप्निल बेंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहा है। यह उसका पहला साल है। +2 तक साथ रहा बेटा अब दूसरे शहर में है। ऐसे में स्वरा जब तब बेटे को लेकर भावुक हो उठती है। तब अखिल समझाते हैं, स्कूल तक तुम खूब उसके पीछे भागी, अब उसे जिम्मेदारियां निभाना सीखने दो। मान लो एक बार बच्चे बाहर निकले तो पराये हो गए। हमें और तुम्हें ही साथ रहना है। स्वप्निल को अपनी जिंदगी में रमने दो। दुनियादारी को समझते हुए भी बेटे की याद में उसका मन भर आता है। कल तक खाने पीने सहित अन्य जरूरतों के लिए माँ का मुंह जोता बच्चा आज अपने नए आशियाने और दाने पानी की जुगत में निकला है। अपने भविष्य को संजोने चला है। मन में उठे खुशी और गर्व के एहसास की उष्मा पर ममत्व की पड़ी बौछारें आंखों को भिगोकर मन को गीला कर देती हैं। आज भी वह ठंडी सांस लिए हमेशा की तरह कह उठी, पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। स्वरा के मुंह से ज्यों ही चिर परिचित शब्द निकले, अखिल हंसकर बोले, कब तक अपने बेटे को पल्लू से बांधे रहोगी? अपने पांव पर खड़ा हो तो हम भी फारिग हों जिम्मेदारियों से। जिम्मेदारियों से कभी कोई फारिग हुआ है क्या? अरे क्यों, अब हम भी तो जिए जी भर के। अब कल शाम की ही बात ले लो। अपने नरेंद्र भाई हमारी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, कहकर हंस रहे थे कि हमारा सेकंड हनीमून चल रहा है। ये नरेंद्र भाई भी ना कुछ भी कहते हैं। हनीमून का तो पता नहीं। हाँ, आज डिनर बाहर करेंगे। कम्मो नहीं आ रही है, रात का खाना मुझसे नहीं बनेगा। यह हुई ना बात। अखिल जोर से हंसे। शाम ढलते ही दोनों बाहर निकले तो अखिल आदतन बिना इधर उधर देखे हुए सीधे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए, पर स्वरा की नजरें सामने वाले घर के बाहर खड़े युवक पर अटक गई। स्वरा को अपनी ओर ताकता देखकर उसने बड़ी शालीनता से धीरे से झुककर अभिवादन किया, तो स्वरा ने भी मुस्कुराकर हल्के से गर्दन हिलाते हुए अभिवादन का जवाब देते हुए पूछ लिया, तो आप ही इस घर में आए हैं? जी, यह हमारा अपना घर है। हम तो यहाँ रहते नहीं, मम्मी पापा यहाँ रहेंगे। वह नवयुवक कुछ और बोलता उससे पहले ही अखिल ने गाड़ी का हॉर्न देकर उसे आने का संकेत दिया। गाड़ी की घुड़घुड़ के बीच वह बोला, मेरे मम्मी पापा यहाँ रहेंगे, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वरा ने सामने खुले गेट की ओर देखा तो उस युवक ने सामने से आते 70-75 आयु वर्ग के दंपत्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा। वो धीमे धीमे गेट की ओर बढ़ रहे थे तो वह वहीं से चिल्लाकर बोला, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूं। पर वह दंपत्ति नहीं माने और चलते चले आए तो नवयुवक स्वरा की ओर इशारा करके बोला, पापा ये सामने वाले घर में रहते हैं। स्वरा ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया तो वह भी मुस्कुरा दिए। स्वरा ने महसूस किया कि वह नवयुवक कुछ कहना चाहता था, लेकिन अखिल को गाड़ी बैक कर लाते देख वह कुछ बोला नहीं। मुस्कुराते हुए उसने अपने मम्मी पापा के पैर छुए, फिर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसे जाता देखकर स्वरा का मन हुआ, पूछे कि क्या बुजुर्ग दंपत्ति अकेले ही रहेंगे, पर बोल गले में ही फंस गए। गाड़ी में बैठने से पहले
उस युवक ने जोर से कहा। पापा, कोई जरूरत हो तो बताना। उसकी आवाज पर बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे एक हाथ हिलाकर उसे विदा किया। अखिल भी उसका इंतजार कर रहा था, सो वह भी गाड़ी की ओर बढ़ गई। रास्ते भर स्वरा की चुप्पी अखिल को खली तो उसने टोक दिया। क्या बात है? अखिल, सामने वाले मकान में वह बुजुर्ग रहेंगे, वह भी अकेले। चलो अच्छा है, थोड़ी रौनक रहेगी। पर रौनक करने वाले बच्चे तो उनके साथ नहीं रहेंगे ना। तो क्या हुआ? सीनियर सिटीजन इतने भी बोर करने वाले नहीं होते। हमने अपने स्वप्निल को अच्छे संस्कार दिए हैं ना। स्वरा के इस अटपटे सवाल पर यह क्या बात हुई? माथे पर त्योरी डालकर कुछ चिढ़ से अखिल बोला तो स्वरा दुखी स्वर में कहने लगी। देखो ना, उनका बेटा किस तरह उनको भगवान भरोसे छोड़कर अपनी दुनिया में रमने चला गया। डर लगता है। दिनों दिन बड़े बूढ़ों के प्रति संवेदनाएं एवं आदर भाव कम हो रहा है। आज के बच्चों की ऐसी व्यवहारिकता से डर लगने लगा है। इसी से मन में प्रश्न उठा कि हमारा बेटा इनके जैसा तो नहीं होगा ना। उसमें हमारे प्रति सच्चा प्रेम तथा आदर भाव बना तो रहेगा ना। अब ये सच्चे प्रेम और आदर भाव की क्या परिभाषा है? अखिल की प्रतिक्रिया पर वह खुद से ही बोली, हे भगवान, उसकी बुद्धि कभी पलटे ना। हमारे लिए उसकी सोच जो आज है वो सदा बनी रहे। बस इतनी कृपा करना मेरे ईश्वर। स्वरा की बातें सुनकर अखिल समझ गए थे कि बुजुर्ग दंपति का अकेले रहना उसे असुरक्षा से भर रहा है। बुजुर्ग दंपति का बेटा स्वरा की नजर से गिर चुका था और यह सही भी था। माता पिता अकेले रहने को मजबूर हो तो जमाना उनके बच्चों को ऐसी ओछी नजर से ही देखेगा। बेशक देखने वाले के खुद के पैरों में कीचड़ लगा हो तो क्या, नजर तो सामने वाले पर पड़ी छींटों पर ही पड़ेगी। डिनर से वापस आते आते देर हो गई थी। कार से उतरते समय एक बार नजर फिर उसी घर की ओर जा टिकी। घर की लगभग सभी लाइटें जल रही थीं। सामने वाले घर के बरामदे में बुजुर्ग इजी चेयर पर बैठे थे। पास खड़ी उनकी पत्नी बतियाते हुए हाथों में पकड़े कप में कुछ मिला रही थी। स्वरा और अखिल अपने घर की ओर चलते चले गए। सुबह स्वरा चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो आदतन नजर सामने वाले घर की ओर उठ गई। बुजुर्ग दंपत्ति गेट की कुंडी अटकाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े सैर पर जा रहे थे। वे दोनों आते जाते लोगों से पल भर रुककर दुआ सलाम करते, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। उनको धीरे धीरे आगे बढ़ते देखकर स्वरा को बहुत अच्छा लगा। कुछ सीखो इनसे। कल तुम इन पर तरस खा रही थी, आज देखो इस उम्र में भी सैर कर रहे हैं। अखिल की आवाज सुनकर स्वरा चौंक गई, फिर बोली, वाह, कुछ बात तो है इनमें। वो तो है, चलो आज तुम भी सैर के लिए तैयार हो जाओ। अखिल ने नाटकीय अंदाज में उसे आदेश दिया तो वह जो हुक्म कहकर तैयार होने चली गई। हमेशा की तरह आनाकानी करने वाली स्वरा आज बुजुर्ग दंपत्ति से प्रेरित होकर जूतों के फीते बांधती नजर आई। दोनों सैर को निकले तो कुछ दूर जाने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति घर लौटते नजर आए। स्वरा की नजरें बुजुर्ग महिला के हाथों पर टिकी हुई थी जिसे उनके पति ने थाम रखा था। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले वह दोनों वाकई बड़े प्यारे लग रहे थे। पास आने पर अखिल ने उनका अभिवादन किया तो बुजुर्ग अखिल की ओर हाथ बढ़ाकर आई एम मिस्टर शाह ठसक भरे शब्दों में औपचारिक संक्षिप्त परिचय देते हुए आगे बढ़ गए। स्वरा ने ध्यान दिया बुजुर्ग महिला की अपेक्षा मिस्टर शाह अधिक फिट लग रहे थे, या शायद उनका आत्मविश्वास उनकी उम्र को घटा रहा था। स्वरा और अखिल सैर से वापस आए तो शाह दंपत्ति अपने लॉन में बैठे चाय पीते दिखे। दोपहर को खाना खाने के बाद रसोई समेटती स्वरा की नजरें आदतन खिड़की से होती हुई शाह दंपत्ति के घर पर पड़ी तो उसने इशारे से अखिल को भी बुलाया। वहां जो देखा उसे देखकर अखिल भी बिना हंसे नहीं रह पाए। बुजुर्ग महिला धूप में सूखने के लिए कपड़े उलट पुलट रही थी, जो गीले थे उनको पलटकर सूखने के लिए छोड़ रही थी, अन्य सूखे कपड़े उठाकर अपने कंधे पर डालती जा रही थी। मिसेस शाह को धूप से बचाने के लिए उनके मिस्टर
छतरी ताने खड़े थे। मिसेस शाह बार बार सामने झुककर छतरी को पीछे करती तो मिस्टर शाह फिर से छतरी अपनी पत्नी के ऊपर कर देते। ओहो, कितने क्यूट लग रहे हैं, जरा देखो तो, इस उम्र में भी रोमांस चल रहा है। तो क्या कह रहा था मैं? अरे, अकेले रहने के बड़े फायदे हैं। शाह अंकल बहुत समझदार हैं। वह जानते हैं कि परिवार के साथ रहकर इन पलों को जीना मुश्किल है। दोनों अलग अलग कमरों में बैठे रहते या फिर एक कमरे में बैठकर आज की युवा पीढ़ी की रफ्तार को देख सुनकर कुढ़ रहे होते। जाने कितनी बातों में काश शब्द लगाकर ठंडी आहें भर रहे होते। पर देखो, अभी देखो, अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, जी रहे हैं भरपूर, गोया कि जीवन का पूरा मजा ले रहे हैं। अखिल की बात सुनकर स्वरा के होठों पर फीकी हंसी खेल गई। वह धीमे से बोली, यह सब तो कहने सुनने में अच्छा लगता है, पर सोचो, बुढ़ापे की अपनी दिक्कतें हैं, साथ लगी हारी बीमारी की अपनी बंदिशें हैं। ऐसे में जब शरीर खुद से हार जाए तब बच्चों का सहारा कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। तुम जो भी कहो, इनको अकेले देखकर अच्छा नहीं लगता। ये तो तुम अपने पूर्व ग्रह और वर्तमान के कटु प्रसंगों के तहत बनी धारणा को ध्यान में रखकर बोल रही हो। फिलहाल तो इन्हें देखकर पल भर के लिए तुम भी जल उठी थी, यह तो मानोगी? मैं क्यों जलूंगी भला? हाँ, मैं हैरान जरूर हूं। ऐसी परिस्थिति में यूं अलमस्त जीवन कैसे जी रहे हैं ये लोग? क्या भविष्य की चिंता नहीं सताती? भविष्य की चिंता करके क्या होगा? ये लोग वर्तमान के महत्व को समझते हैं। वर्तमान से क्या हासिल किया जा सकता है, यह सजगता और कुशलता है इनमें। अखिल अब दार्शनिक हो चले थे। स्वरा ने भी खुद को सोच विचार के किले में कैद जरूर कर लिया, पर नजरें अभी भी सामने वाले घर पर टिकी थी। 3-4 दिनों में स्वरा शाह दंपत्ति के आने जाने, चाय पीने, टहलने के समय से वाकिफ हो गई थी। इस बीच 1-2 बार उनका बेटा भी आता जाता दिखा। कम्मो नहीं थी, इसलिए अधिक समय स्वरा का रसोई में ही बीतता, पर रसोई की खिड़की मन लगाए रही। खिड़की के रास्ते सामने वाले घर से जुड़ा कोई ना कोई प्रकरण वह अखिल के लिए ले ही आती। इन दिनों कम्मों की कमी भी खूब खली, काम के बोझ के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यदि वह होती तो सामने वाले घर की खबरें सिलसिलेवार मिल जाती। कम्मो थी तो उस घर की चर्चा कभी हुई ही नहीं। होती भी कैसे? उस खाली पड़े घर की ओर कौन ध्यान देता? 4 दिन बीत गए, तब एक दिन वह बोली, सोच रही हूं आज समय निकालकर शाह दंपत्ति के घर हो आऊं। हो आना, पर प्लीज अपनी कोई जिज्ञासा उनके सामने मत प्रदर्शित करना। कैसी जिज्ञासा? अरे वही जो तुम हमेशा सोचती रहती हो कि इनकी औलादों ने इन्हें अपने हाल पर क्यों छोड़ा है। आपको क्या लगता है मुझ में इतनी भी समझ नहीं है? और यह सब मैं क्यों पूछूं? अरे भलमनसाहत के नाते घर जाना चाहती हूँ, और तुम हो कि मैं तो बस कह रहा हूं कि तुम मिल आओ, पर भूलवश भी ऐसी बात मत छेड़ना जो उनके दिल को दुखा दे। अरे नहीं भाई, इतनी नासमझ हूं क्या? अखिल को आश्वासन देकर वह दिन भर शाह दंपत्ति के यहाँ जाने का मौका ढूंढती रही। शाम को सब्जी वाले की आवाज सुनकर स्वरा ने झांका तो देखा शाह आंटी ठेले के पास खड़ी सब्जी का मोल भाव कर रही थी। उनको देखकर वह चटपट नीचे उतर आई और बोली, नमस्ते आंटी। खुश रहो। कांपती आवाज में आंटी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। सब्जी वाला कह रहा था, माताजी इस बार तो आप बड़े दिनों में दिखी। तो जवाब में वे मुस्कुरा दी। तभी मिस्टर शाह की भीतर से आवाज आई, गिलकी हो तो लाना, और हाँ पूछो तो गूलर है क्या? अरे बस करो, अब गूलर कहाँ लाते होंगे ये लोग? वे कुछ बड़बड़ाई। तभी स्वरा को अपनी ओर ताकता देख कहने लगी, ये भी ना सीधी सादी सब्जी थोड़े ही खाएंगे। सब्जी वाला बोला,
माताजी अगले हफ्ते आऊंगा तो लेता आऊंगा। हमारे गांव के पास पेड़ लगा है गूलर का। उसकी बात पर बिना किसी प्रतिक्रिया के मिसेस शाह ने अपने थैले की ओर हाथ बढ़ाया तो स्वरा ने टोक दिया। आंटी जी लाइए, थैला मैं अंदर रख देती हूँ। नहीं, हल्का सा तो है, मैं ले जाऊंगी। उनके बोलने के बावजूद स्वरा ने थैला उठाया और उनके साथ साथ भीतर चली आई। बैठक पर सरसरी नजर मारकर वह हैरान हुई कि सामान बिल्कुल कम था। चाय पियोगी? उन्होंने पूछा तो इधर उधर देखती हुई वह बोली, एक शर्त पर, चाय मैं बनाऊंगी। कहते हुए आंटी के पीछे पीछे रसोई में चली आई। वहां भी गिनती की 4-6 प्लेटें, कटोरी, कमोबेश उसी अनुपात में कप, प्लेटें और चम्मच करछी। स्वरा गौर से रसोई को चारों ओर से देख रही थी। तभी मिसेस शाह ने टोका, क्या देख रही हो? सामान बहुत कम है, यही? स्वरा अटपटा गई तो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे हस्बैंड कहते हैं जितना कम सामान उतना सफर आसान। पर आजकल के बच्चे गृहस्थी और सजावट के नाम पर क्या क्या इकट्ठा कर लेते हैं, पूछो मत। कहते हुए चाय का पानी पतीले में डालकर गैस पर चढ़ा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, स्वरा। नाम सुनते ही शाह आंटी की आंखों में हैरानी और चमक अनायास ही बढ़ गई। मेरी एक बहू कनाडा में रहती है, उसका नाम भी स्वरा है। यह नाम मुझे बहुत पसंद है, कम सुनाई पड़ता है यह नाम। तभी मिस्टर शाह की आवाज आई, चाय तो नहीं बन रही है? बन रही है, आपके लिए भी बन रही है। इनको तो बस चाय पीने के लिए बहाना चाहिए। वश चले तो दिन भर चाय की चुस्कियां लगाते रहें। मेरी तो सुनते नहीं। पर वहाँ मेरी छोटी बहू, नलिनी नाम है उसका। मिसेस शाह 2 पल को रुकी, फिर बोली, वह इनकी चाय पर पूरा कंट्रोल रखती है। 2 कप के बाद फुल स्टॉप लग जाता है वहाँ। मिसेस शाह ने डाइनिंग एरिया में लगी एक तस्वीर ताकते स्वरा को देखा तो बोली, बहुत पुरानी है। तस्वीर में मिस्टर और मिसेस शाह खड़े थे। तस्वीर उनके युवा दिनों की थी। आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। स्वरा के कहते ही वे थोड़ा झेपी, फिर बोली, इधर आओ, देखो मेरे दोनों बेटों ने भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर खिंचवाई है। कहती हुई मिसेस शाह गैस धीमी करके उसे लॉबी के पास लिए आई। एक तरफ उनके बेटे बहुओं की तस्वीरें थीं। वाकई जैसे मिस्टर शाह कुर्सी का हत्था पकड़े पीछे खड़े थे और मिसेस शाह कुर्सी पर बैठी थीं, कमोबेश वैसी ही रंगीन फोटो उनके बेटे बहुओं की भी थी। एक तस्वीर में घर के सभी लोग थे। मिस्टर और मिसेस शाह कुर्सी पर बैठे थे और पीछे खड़े थे उनके बेटे, बहुएं, पोते पोती। मिसेस शाह कुछ कांपती उंगली से तस्वीर की ओर इशारा करके बोली, यह देखो मेरा बड़ा बेटा और बहू, इसी का नाम स्वरा है। और तुम्हारे अंकल के बगल में हमारे बड़े बेटे का बेटा अंशुल, ये कनाडा में रहते हैं। स्नेह और गर्व मिश्रित शब्द मुंह से निकले तो स्वरा उनको निहारती रही, मानो मिसेस शाह की दुनिया उस तस्वीर में समाई हो और वे अपनी पूरी दुनिया प्रत्यक्ष देख रही हों। यह देखो मेरा छोटा बेटा और बहू हैं, गोद में नन्ही परी है। हाँ, यही नाम है इनकी बेटी का, मैंने रखा था। अब तो 10 साल की हो गई है। बड़ी प्यारी बिटिया है इनकी, बड़ी रौनक लगा के रखती है, खूब रौब जमाती है घर पर। इनसे मैं मिल चुकी हूँ। छोटे बेटे को पहचान कर स्वरा बोली, अच्छा अच्छा, हाँ, उस दिन यही तो हमें छोड़ने आया था। जब हम यहाँ रहते हैं तब नील बड़ी चिंता करता है, हर तीसरे चौथे दिन चक्कर लगा जाता है। कहकर आंटी कुछ और सदस्यों से परिचय कराने लगी। ध्यान से देखो, मेरी बड़ी बहू प्रेग्नेंट थी, पीहू पेट में थी, 7वां महीना चल रहा था। अब 8 साल की है पीहू, सबसे छोटी है पर सबकी दादी। पिछली बार आई थी तो हमारे पीछे ही पड़ गई कि कनाडा चलो। तो आंटी हो आइए ना वहाँ पर। स्वरा ने टोह ली, अरे ना, यहीं ठीक है, हम ही नहीं जाते, बच्चे तो कह कह कर हार गए। अरे सुनो, जरा चाय छान दो। आंटी ने अंकल को आवाज दी
तो स्वरा ने टोक दिया, चाय अंकल छानते हैं क्या? क्या करें भाई, बुढ़ापे का शरीर है, अब थोड़ा हाथ हिलता है। लाइए चाय मैं छान देती हूँ, कहकर वह छन्नी उतारने लगी। आंटी की आवाज पर रसोई पहुंचे मिस्टर शाह स्वरा को चाय छानते देखकर बोले, अरे आज मेरा काम तुम कर रही हो? देखा, यह चाय मुफ्त में नहीं पिलाती है, आधा काम मुझसे करवा लेती है। स्वरा उनकी बात सुनकर हंस पड़ी तो वो सफाई देने के बहाने अपनी बड़ाई करना भी नहीं भूले। तुम्हारी आंटी के हाथ से चाय छलक जाती है, हाथ सदता नहीं है ना। मुझे देखो, मैं जवान हूं, मजाल है जो एक बूंद चाय गिर जाए। अरे बस करो, खुद को ही नजर लगा लो। शाह आंटी ने तुरंत लकड़ी की मेज पर हाथ लगा दिया। उनके चेहरे की चिढ़ अगले ही पल कृतज्ञ भाव में परिवर्तित हो गई। पति की ओर इशारा करके बोली, इनकी हिम्मत पर तो यहाँ रहती हूँ, वरना बेटे बहू हमारी चिंता में वहाँ हलकान होते हैं। उनका वश चले तो वो हमें कभी ना भेजे यहाँ पर। इनकी जिद के आगे किसी की चलती है क्या? मिसेस शाह की बातों से स्वरा के गले में एक फांस सी चुभी। बेचारे अपनी उन संतानों के गुण गाए जा रहे हैं जो इनको इनके हाल पर यहाँ अकेले छोड़ गई हैं, और ये हर माता पिता की तरह किसी भी हाल में उनके द्वारा उपेक्षा को नहीं दर्शाना चाहते हैं। कौन दादा दादी अपने पोते पोतियों से घिरा नहीं रहना पसंद करेगा, बशर्ते उनको ससम्मान रखा जाए। आज के समय में रख ही लिया जाए वही बहुत है। कहाँ रह गया है घर में बुजुर्गों का वह रुतबा, वह आदर भाव? चाय का कप पकड़े विचारों में डूबी स्वरा से मिसेस शाह पूछ रही थी, कितना समय हो गया है तुम लोगों को यहाँ आए? जी बस 6 महीने हुए हैं। हाँ, पिछली बार तो तुम्हें देखा नहीं था। वैसे भी अब लोग कम ही दिखते हैं। यहाँ जैसे मकान ज्यादा, लोग कम हैं। जब हम यहाँ आए थे तब गिनती के 8-10 मकान थे। पूरा इलाका खाली था। मकान थोड़े दूर दूर बने थे और बीच बीच में खाली प्लॉट थे। एक तालाब भी हुआ करता था यहाँ। बरसातों में भरता था, वरना सूखा ही रहता था। अब तो पता ही नहीं चलता कि वो गया कहाँ। उस पर भी मकान बन गए। कितनी अजीब बात है कि आज इतने मकान होने के बाद भी सन्नाटा सा महसूस होता है। उन दिनों मकान कम थे, फिर भी रौनक लगी रहती थी। लेकिन हाँ, रात को तब भी डर लगा रहता था, चोर उचक्कों की वजह से। बाप रे, ऐसे में कितना असुरक्षित महसूस करते होंगे आप लोग। इस बात का जवाब मिस्टर शाह ने दिया, बिल्कुल नहीं। तब जमाना और था, पड़ोसियों में एकता थी। हम सब एक दूसरे के घरों पर नजर रखते थे, सब मिलकर एक दूसरे के घर की रखवाली करते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला। कुछ सालों में इतनी ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन हुआ कि पूछो मत, और अब तो कहने ही क्या, पहचाना ही नहीं जाता कि यह वही इलाका है। सभी निशानियां, खाली पड़े प्लॉट सब गायब हो गए। रह गई तो ऊंची ऊंची इमारतें और बीच में इक्का दुक्का एक मंजिले घर। पहले कितनी हरियाली थी, चौखट पर घंटों बैठे ठंडी हवा के मजे लेते थे। क्यों जानकी? मिस्टर शाह की बातों में आंटी खो सी गई। तभी मिस्टर शाह को कुछ याद आया। अरे जानकी, कल मानसिंह मिला था। कौन मानसिंह? अरे लो, उसे कैसे भूल गई। छोटे बाजार के नुक्कड़ पर ठेला लगाता था। उसके ठेले वाली जलेबी पोहा हर संडे हमारे घर का नाश्ता होता था। हाँ हाँ, पर वह तो बड़े सालों से नहीं दिखा। अरे वह यहीं था, बड़ी दुकान खोल ली है उसने, हमें ही नहीं पता था। पहले पोरवाल कचौड़ी वाले के यहाँ काम किया, अब तो खुद की दुकान है। आज भी पोहा जलेबी उसकी दुकान की खासियत है। जब मैंने उसके ठेले की बात की तो वह खूब हंसा, पहचान भी गया। मुझे जलेबी खिलाई, वह भी मुफ्त। मैंने भी कह दिया कि बस आज ही मुफ्त खा रहा हूँ, कल से पैसे लेने होंगे। सुनो, अब की संडे बच्चे आएंगे तो जलेबी मंगा लेना। याद है,
नील कैसे मचलता था उसके ठेले की जलेबी खाने को। हाँ याद है, सब याद है, पर संडे तक तो इंतजार नहीं कर पाऊंगा। कल ही लेकर आऊंगा पोहा और जलेबी। वाह, टेरेस पर बैठकर पोहे जलेबी का नाश्ता सोचकर ही मजा आ गया। मजा तो आएगा ही, न चाय पर कोई टोक, न जलेबियों पर कोई रोक। और हाँ, टेरेस पर तो मैं नहीं जाने वाली। कहीं गिर गिरा पड़े तो और लेने के देने पड़ेंगे, और आपको भी नहीं चढ़ने दूंगी। नील को पता चला तो नाराज होगा। कह गया था ना अपना ध्यान रखने के लिए। तुम्हारे बेटे ने कहा है तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, अपना भी और तुम्हारा भी। मिस्टर शाह और मिसेस शाह अपनी दुनिया में मस्त एक दूसरे से चुहलबाजी कर रहे थे। जाने क्यों उनका व्यवहार एक छलावा सा लगा। जो खिड़की से देखा, स्वर से अब और सुना नहीं गया। ये बूढ़े माता पिता जाने दर्द छिपा रहे थे या वाकई अभी भी भ्रम में डूबे हैं। ढोंगी बच्चों के दिखावे भरे प्रेम को अब भी सच माने बैठे हैं। मन खट्टा हो गया था। माँ बाप को अपना ध्यान अपने आप को रखने को कह मानो जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं ये स्वार्थी बच्चे। स्वरा विचलित हो गई थी। आंटी मैं चलूं? अखिल आ गए होंगे। हाँ हाँ बिटिया, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर, आती रहना। जी आंटी, फिर आऊंगी। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करिएगा। एक बात और, मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ। आज तो आपने बनाने नहीं दी, लेकिन किसी दिन घर आइए, मैं अदरक वाली चाय पिलाऊंगी। भाई चाय के नाम पर तो आना ही पड़ेगा। आंटी की जगह शाह अंकल बोले तो स्वरा मुस्कुरा दी। अच्छा अंकल, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। जरूर भाई, खुश रहो तुम लोग ऐसे ही। दोनों हाथों को उठाते हुए मिस्टर शाह बोले तो स्वरा का मन भर सा आया। घर आई तो अखिल से शाह दंपत्ति की खूब बातें की। बेटों को तो मन भर कोसा कि कैसे माता पिता को उनके हाल पर छोड़कर मस्त हैं। दूसरे दिन शाह दंपत्ति को टेरेस पर बैठे देख स्वरा चौंक गई। हे भगवान, ये दोनों तो सच में टेरेस पर पहुंच गए। स्वरा ने अखिल को बुलाया। कल उनके द्वारा बनाई गई योजना के बारे में बताते हुए सामने का नजारा दिखाया। आंटी सामने एक चौकीनुमा आसन पर बैठी हुई थीं और अंकल टेरेस की दीवार की बाट पर बैठे किसी बात पर ठहाके लगा रहे थे। दोनों पास पड़ी थैली से निकाल निकाल कर कुछ खाते भी जा रहे थे। अखिल, इस संडे हम भी जलेबी पोहा मंगाएंगे। पता ही नहीं था कि यहाँ स्वादिष्ट जलेबी और पोहे भी मिलते हैं। ये स्वादिष्ट हैं तुम्हें कैसे पता? तुमने तो चखा ही नहीं। अरे उधर देखो ना, जलेबी खा रहे हैं, कितने चाव से खा रहे हैं। यूं तो किसी चीज की तारीफ नहीं की होगी। मेरे हिसाब से स्वाद जलेबी में नहीं, उस जगह के रोमांच में है। अक्सर चीजें माहौल में ढलकर स्वादिष्ट और बेस्वाद के खाके में उतरती हैं। माहौल मन को छूने वाला हो तो सूखी रोटी भी 56 भोग पर भारी है, वरना ढेर सारे व्यंजन भी मन को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। फिलहाल तो दोनों बेहद खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है जलेबी में स्वाद आ रहा होगा। उस दिन को याद करो, मैं भी तो लाया था गर्मा गर्म जलेबी, पर तुम किसी बात पर मुझसे लड़ पड़ी। नतीजा तुमने कह दिया कहाँ से उठा लाए ये बेस्वाद जलेबियां। ओफो, कहाँ के तार कहाँ जोड़ते हो। उधर देखो, अंकल क्या मजे से कैमरे से आंटी की फोटो उतार रहे हैं। हाँ भाई, आंटी हैं ही लाजवाब। अखिल ने स्वरा को छेड़ा तो वह धीरे से बोली, सच मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है। खुद को बूढ़ी समझ बैठी थी। तो फायदा हुआ ना कमों के ना आने का। तभी तो तुम रसोई की खिड़की के रास्ते सामने वाले घर तक पहुंची। इनके रोमांस को देखकर खुद के जवां होने का एहसास हुआ, यह उपलब्धि रही। फिर इस खिड़की से तुम्हारा समय अच्छा व्यतीत हुआ, और तो और काम करते समय न तुम झुंझलाई न बड़बड़ाई। इनके बच्चों को कोसने और बातें सुनाने के चक्कर में मैं तुम्हारे गुस्से का भाजन बनने से बचा। ओहो, तुम्हें तो बड़ा फायदा मिला, पर अब यह सोचो कि ये उतरेंगे कैसे। अरे जैसे चढ़े हैं वैसे उतर भी जाएंगे। पर अखिल,
कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। अखिल तो कहकर आराम से चले गए, पर स्वरा का मन वहीं लगा रहा। स्वरा आते जाते खिड़की से नजर मार लेती। अब मिस्टर शाह खड़े हो गए थे। आंटी भी उठने का उपक्रम कर रही थी। मिस्टर शाह सहारे के लिए अपना हाथ उनके आगे बढ़ाए हुए थे, लेकिन आंटी मना करते हुए कोई और निर्देश दे रही थी। स्वरा का मन पल भर के लिए धड़का। हे भगवान, ये लोग उतर पाएंगे ना? वह चिंतित खड़ी थी। फिर तसल्ली कर ली कि वह ठीक ही होंगे। कुछ ही देर में तसल्ली की पुष्टि भी हो गई जब उसने मिसेस शाह को लॉन में तार पर सूखते कपड़े उतारते देखा। चलो, अपने में मस्त हैं दोनों। स्वरा की खिड़की ने उसे शाह दंपत्ति से निरंतर जोड़े रखा। किसी दिन वह उन्हें देर तक नहीं देखती तो आशंका से बेचैन हो जाती। आज फिर संडे था। यह एक हफ्ता खिड़की की बदौलत कैसे बीता पता ही नहीं चला। सुबह सुबह चाय को लेकर अखिल और स्वरा में मीठी नोकझोंक जारी थी। यार, संडे की सुबह तो आधा कप चाय मत दिया करो। ठीक से देखो, आधा कप नहीं है, बस थोड़ा सा ही तो खाली है। फिर भी अखबार के साथ पूरा भरा कप हो तो और ही मजा है। एक संडे को ही तो फुर्सत से अखबार और चाय का मजा मिलता है, वह भी जोड़ तोड़ करके तुम किरकिरा कर देती हो। नहीं करूंगी, बस तुम वादा करो कि दिन भर में तुम 3 कप से ज्यादा नहीं पियोगे। अच्छा, संडे को 4 कप। आखिरकार अखिल ने चाय की प्यालियों की चुस्कियों पर अपना गणित बिठाते 1 कप चाय और बढ़ाने के लिए स्वरा को मना ही लिया। चाय का पतीला चढ़ाती स्वरा की नजर खिड़की के बाहर गई। सामने वाले घर में हलचल दिखी। आज शाह दंपत्ति के घर के बाहर 2 कारें खड़ी थीं। किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित वह खिड़की के पास आई तो देखा दोनों कारों से कुछ लोग गिफ्ट और बुके हाथों में थामे उतरे। 2-3 बच्चे भी थे। शायद शाह दंपत्ति के बेटे बहुएं और पोते पोतियां आए हैं। उनके उल्लासित चेहरों को देखकर आशंका निर्मूल सिद्ध हुई तो उसने भी राहत की सांस ली। सभी अंदर जा रहे थे। पीछे डिक्की से बड़े बड़े डिब्बे और कैसरोल भी निकाले गए। स्वरा ने झट आवाज लगाई, अखिल, क्या है? अरे इधर आओ, देखो तो सामने कोई फंक्शन है क्या? मुझे लगता है अंकल के बेटे बहुएं आए हैं। आए होंगे। दूसरों के घरों में झांकने के चक्कर में तुम अपना घर मत भूल जाना। इतनी ताक झांक ठीक नहीं है। अरे अब खिड़की है तो क्या बाहर देखेंगे भी नहीं? हाँ हाँ देखो, पर खिड़की से सड़क देखो, दूर दुकान देखो, आते जाते लोगों को भी देखो, लेकिन किसी के घर के व्यक्तिगत मामलों को देखने परखने की कोशिश गलत है। वह तो कहो बुजुर्ग दंपत्ति हैं। कहीं नवविवाहित जोड़ा होता तो जानती हो तुम्हारी यह हरकत क्या कहलाती? नवविवाहित जोड़े से कम है क्या अंकल आंटी? जब देखो एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? हाँ, हो तो रही है। कुछ इनसे सीखो अखिल। स्वरा की बात आधी काटकर उसने अपनी बात जोड़ी तो वह हंस पड़ी। पूरे दिन शाह दंपत्ति के घर से शोर शराबा आता रहा। साफ पता लग रहा था कि आज इनके लिए कोई खास दिन है। शायद उनका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह। उसी के लिए सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। पूरे दिन आंटी, अंकल और उनके बच्चे घर के बाहर भीतर करते हुए चहल पहल बनाए रखे। घर के विभिन्न कोणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर फोटो खिंचवाते रहे। सबका उत्साह देखते बनता था। शाम के धुंधलके में सारा सामान कारों में वापस रखा जाने लगा था। सूरज डूबने के साथ स्वरा का मन भी डूबने लगा, यह सोचकर कि आज के रौनक के बाद पसरा सन्नाटा अंकल आंटी को कैसा लगेगा। पल भर के लिए अंकल आंटी को मिला अपनों का साथ उनके अकेलेपन को और बढ़ा देगा। यह हंगामा तो रिश्तों को निभाने की खाना पूर्ति भर कहलाएगी। क्या पता आज इनकी संतानों द्वारा अपनी मजबूरियां गिनाई गई होंगी, कुछ सफाई दी गई होंगी, अपना ध्यान रखने की ताकीद की होगी और बस हो गई इनके फर्ज की खाना पूर्ति। और अंकल आंटी हमेशा की तरह बच्चों के झांसे में आकर
आज के दिन को उत्सव में परिवर्तित करने के लिए बच्चों के आभारी होंगे। आते रहना, आते रहेंगे, मन बहलाने वाले इन चंद शब्दों पर उनकी आशा टिकी रहेगी। उफ, क्या फायदा इनके आने का। स्वरा का मन वितृष्णा से भर मनोभारी हो उठा था। जाने क्या हुआ कि उसने खिड़की बंद कर दी। वापस आई तो अखिल स्वरा से आज कहीं बाहर घूमकर आने को कह रहे थे। स्वरा भी मान गई। शाह दंपत्ति की तरफ से वह अपना ध्यान हटाना चाहती थी। स्वरा और अखिल घर से बाहर निकलने वाले ही थे कि कॉल बेल बज उठी। अखिल ने दरवाजा खोला तो शाह दंपत्ति अपने बेटे बहुओं के साथ खड़े थे। बड़ी बहू नमस्ते करते हुए बोल रही थी। मम्मी आप लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी, तो सोचा चलते समय आपसे मिलते चलें। उसकी बात पर स्वरा ने चेहरे पर मुस्कान लाने की नाकाम कोशिश की। नाराज मन आगाह कर रहा था कि यह जरूर बोलने आए होंगे कि हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखना। देख लो बिटिया, तुम्हारे हाथ की चाय पीने हम आ ही गए। चाय पीने का कोई मौका तुम्हारे अंकल भला क्यों छोड़ने लगे? कहते हुए शाह आंटी सीढ़ियों पर सावधानी से कदम रखते अपनी बहू का हाथ थामे भीतर आ गई। वहीं अंकल बैठक की सीढ़ी फलांगते हुए अखिल के बढ़े हाथों को नकारते आई एम ऑल राइट कहते हुए भीतर आए। हाँ भाई स्वरा, अब फटाफट अदरक वाली चाय पिला दो। स्वरा नाम सुनकर आंटी का हाथ पकड़े वह युवती चौंक पड़ी तो स्वरा समझ गई कि यही उसकी नाम राशि है। स्वरा ने जल्दी से अंदर आकर चाय का पानी चढ़ाया। अदरक खल कूटने में डालकर कूटने को थी कि आवाज आई। भाई चाय पीना तो बहाना था, असल मकसद तो तुम लोगों से मिलना था, खासकर स्वरा बिटिया से। जाने अब प्रभु कब मिलाएंगे। मतलब आप लोग जा रहे हैं क्या? अरे भाई, बेटे बहू इस उम्र में अकेले रहने देंगे भला? यह चमत्कार कैसे हुआ? सोचती स्वरा खुशी खुशी चाय बनाकर भीतर आई। आंटी आप लोग जा रहे हैं क्या? उसने विस्मय से पूछा तो उनका बड़ा बेटा, जो अब तक चुप था, वह धीमे से हंसते हुए बोला, दरअसल पापा मम्मी हमारे साथ इस शर्त पर रहते हैं कि साल में एक बार उनको इस पुराने घर में जहां हमारा बचपन बीता है जरूर लाएं। हम भी इसे सही मानते हैं। इसी बहाने पुराने घर की देखभाल भी हो जाती है और साथ ही पुरानी जड़ों को जिन्हें छोड़कर हम इतनी दूर आ गए हैं देख पाते हैं। पिछले साल हम सब इस घर में नहीं आ पाए थे तो मम्मी पापा को उसकी कसर पूरी करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। 2 सप्ताह कहाँ, बस 10-12 दिन। शाह अंकल ने टोका तो बड़ा बेटा मुस्कुराकर चुप हो गया। पापा जब यहाँ से जाते हैं तो पूरे मन और एनर्जी के साथ हमारे साथ रहते हैं। छोटे बेटे नील के कहने पर शाह अंकल ने आपत्ति दर्ज की। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पिछले साल इस घर में न आ पाने पर हम लोग बड़े उदास रहे तुम्हारे पास। जवाब बड़ी बहू ने दिया। पापा उदास तो होंगे ही, आखिर जी भर जलेबी खाने को तो यहीं मिलती है। उनकी बातें सुनकर अवाक सी खड़ी स्वरा अखिल के चेहरे को देखने लगी। बड़ी बहू अपनी देवरानी से कह रही थी, इस बार तो पापा ने हद ही कर दी। जलेबी खाने के लिए ऊपर टेरेस पर चले गए और तो और मम्मी को भी साथ ले गए। अरे तुझे किसने बता दिया? आपके कैमरे ने सारी चुगली कर दी पापा जी। जवाब छोटी बहू ने दिया तो अंकल हो कर हंसते हुए बोले, अरे देखना चाहता था चढ़ पाता हूं या नहीं। हमने पिछली बार तो रोज वहीं पर चाय पी। पापा उस बात को तो 2 साल कहते हुए नील रुक गया। आंटी बोल रही थी, बस पूछो मत, इनकी जिद पर किसी तरह चढ़ तो गई पर उतरना मुश्किल था। बैठ बैठकर सारी सीढ़ियां उतरी थी। आत्मीय वातावरण में छोटी बहू स्वरा को बता रही थी, मम्मी पापा की यह जिद पूरी करने के लिए हमें टेंशन से गुजरना पड़ता है। खुद तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं पर हमारी जान अटक जाती है। अरे तुम लोग क्या जानो, कभी कभी इन स्मृतियों से गुजरना कितना भाता है। अपने आंगन देहरी बरामदे की यादों को ताजा करने में क्या मजा है। शाह अंकल बोले तो उनकी पोती परी बोल उठी,
दादाजी, इसका मतलब है आपको वहां अच्छा नहीं लगता है? अपनी पोती के लाड़ भरे प्रश्न पर शाह अंकल भावुक हो गए। झट से उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोले, अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है वहां पर, लेकिन कभी कभी यहाँ की भी याद आ जाती है। तुम्हारे पापा यहीं पले बड़े हैं ना, इसलिए। स्वरा को अपनी ओर विस्मय से ताकते हुए देखकर शाह अंकल बोले, देखो बेटी, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जानता हूँ कि बीते हुए अतीत की स्मृतियाँ चीनी के समान मीठी होती हैं, पर साथ ही यह भी मानता हूँ कि ज़्यादा मिठाई से डायबिटीज का भी खतरा होता है। इसलिए बस थोड़ी सी चख लेता हूँ कभी कभी, ताकि चीनी का स्वाद भी न भूलूं और खुद को कोई जोखिम भी न रहे। हल्के फुल्के सहज माहौल में 1 घंटे का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। मिस्टर शाह अपने परिवार के साथ चले गए थे। स्वरा और अखिल एक दूसरे को यूं ठगे से देख रहे थे, मानो शाम और सुबह का भ्रम टूटा हो, फैली लाली से संध्या काल का भ्रम हुआ हो, सूर्य डूबने की जगह यकायक उदित हो गया हो, या यूं कहें सुबह आंख खुली पर आसमान में छाई लालिमा से संध्या का भ्रम हो जाए। गहराते अंधियारे के इंतजार में नौ रश्मियां फूट पड़े, सूर्य उदित हो और भोर के एहसास से रोमांच हो जाए। वह नया दिन नई उम्मीदों से कैसी स्फूर्ति भर देगा, कुछ वैसी ही स्फूर्ति स्वरा और अखिल को महसूस हो रही थी। मिस्टर शाह के बच्चों के प्रति पाली धारणाएं अपने आकार प्रकार को परिवर्तित करके खड़ी थी। मिस्टर शाह और उनके परिवार ने उनके मन मस्तिष्क में अपनी अमिट जगह बना ली थी। दूसरे दिन अखिल के लिए चाय बनाती स्वरा की नज़र बंद खिड़की पर पड़ी। उसने धीमे से उसे खोल दिया। ताजी हवा का झोंका उसे स्फूर्ति से भर गया। नज़र अनायास सामने वाले घर की ओर उठी। आज वहां चहल पहल नहीं थी, सन्नाटा छाया था, पर स्वरा के मन में वह सन्नाटा घर नहीं कर पाया। हाँ, कल तक लगाए कयासों को याद करके मन कुछ अनमना सा जरूर हुआ। खिड़की से जो देखा वह सही था, पर उसकी दृश्यता सीमित होने के कारण वह पूरा सच नहीं देख पाई। रसोई और मन दोनों की खिड़की से झांकता उसका नजरिया गलत निकला। रिश्तों के बारे में बिठाए आंकड़े गलत निकले, पर इन सब में उसकी गलती नहीं थी। समाज में हवा ही ऐसी चल रही थी कि दिल दिमाग एक ही ओर दौड़ता है। शाह दंपत्ति खुशकिस्मत माता पिता की श्रेणी में आते हैं, जिनके बच्चे उनकी खुशी को तवज्जो दे रहे थे, न कि उनकी खुशी पर अपने स्वार्थ का जामा चढ़ाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे थे। आज मन के भीतर बंद कई खिड़कियां यकायक खुल गई थीं। इंतजार रहेगा शाह दंपत्ति के अगली बार यहाँ आने का, तब शायद वे सैर के लिए दूरी न तय कर पाएं। शायद मिस्टर शाह के हाथ भी कांप जाएं चाय छानते हुए, शायद टेरेस पर चढ़ने की हिम्मत न कर पाएं, पर घर की देहरी को छूती हवाएं घर के कोनों कोनों से होती हुई टेरेस पर जरूर बहेंगी और बहा लाएंगी अपने साथ खुशियों से भरे कुछ चुनिंदा यादों के पल। उन वक्त उन यादों की खुशनुमा फुहारें उनके तन मन को भिगोकर रोमांचित तो अवश्य करेंगी। आम का पेड़ अब भी हवा के झोंकों से हिल हिल कर कल के उल्लास को याद कर खुश था। उसे उम्मीद थी कि इस घर के मालिक लौटकर आएंगे जरूर, लेकिन अकेले नहीं, अपने भरे पूरे परिवार के साथ। तब उत्सव और उल्लास का सतरंगी इंद्रधनुष अपनी चमक बिखेरेगा। अपनेपन की सरगम से सबके मन के तार झंकृत होंगे। इंसान के इंसान होने का यकीन मन को सहलाएगा। जब उस घर का प्रत्येक सदस्य अपनत्व और सम्मान से घर का कोना कोना सिंचित करके सौंधी स्मृतियों को हृदय में संजोए लिए जाएगा मिस्टर और मिसेस शाह को पूरे सम्मान और प्यार सहित अपने साथ। तभी तो आज के बदलते परिवेश में सामने वाला घर मिसाल बनेगा। तो ये आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई कहानी सामने वाला घर, रेनू की आवाज़ में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।